टू बी ए करियर यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करियर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में। कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर की बात करें तो ये बीए द्वितीय सेमेस्टर में जब आप पहुंचते हैं, हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट होता है या हिंदी सब्जेक्ट होता है। हिंदी साहित्य हिंदी मतलब सब एक ही है अब, ठीक है। तो कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर आपको सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में देखने को मिलता है। आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे होंगे तो सेकंड सेमेस्टर में आपको कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर से बनने वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ना होगा, यानी कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर पढ़ना होगा। तो यहाँ से बनने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैं चर्चा करूँगा और आपको बता दूं कि यूनिट वाइज एक प्रकार से वीडियोस में देने का प्रयास करूँगा। यानी कि हिंदी के जो 8 यूनिट हैं आपके, उन सभी 8 यूनिट से बनने वाले प्रश्नों के बारे में मैं विस्तार से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से समझाने का प्रयास रहेगा हमारा, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्रत्येक मतलब प्रत्येक यूनिट से, प्रत्येक इकाई से, उसको समझ लेंगे। यानी 8 मतलब वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण सिलेबस को कवर कर लेंगे हिंदी के, ठीक है। जिसमें कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। लगभग आपके जो है 400-500 प्रश्न जो होंगे या 250-300 प्रश्न, उनको मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। और वहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाएँगे। देखिए, यूनिट 1 की अगर बात की जाए तो यूनिट 1 का जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मनुष्य की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम क्या है? बताएँ। मनुष्य की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम क्या है भई? तो मनुष्य की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम जो है उसका वो है भाषा। भाषा जो है ये अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम। अभिव्यक्ति माने होता है जैसे कि मैं आप तक अपने विचारों को पहुँचा रहा हूँ, तो किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। वो भाषा कौन-सी हमारी? हिंदी है। लिखने की जो एक प्रकार से मेथड होता है या ध्वनियों को एक प्रकार से लिखने की जो कला या लिखने का मेथड ही लिपि कहलाता है। तो अपनी लिपि कौन-सी है? देवनागरी लिपि है, ठीक है। भाषा कौन-सी हम बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। जैसे मैंने ये लिखा राम। अब ये राम किस लिपि में लिखा है? ये लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में, ठीक है। और ये राम मैंने लिख दिया, ठीक है। ये राम मैंने लिख दिया। ये राम के कैसा लिखा हुआ है? ये भी राम लिखा हुआ है। ये आपका रोमन लिपि में लिखा हुआ है। ये भाषा आपकी हिंदी है, लेकिन लिखा किसमें? रोमन लिपि में। राम शब्द एक प्रकार से अंग्रेजी का नहीं है, हिंदी का शब्द है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपने लिखा गुड, तो ये गुड आपका कौन सी भाषा है? ये अंग्रेजी भाषा है, लेकिन लिखा किस में है? रोमन लिपि में लिखा है, ठीक है। इसी गुड को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये गुड लिख दिया हमने। ये गुड एक प्रकार से ये हिंदी भाषा नहीं है। ये गुड गुड अंग्रेजी भाषा है, लेकिन लिखा किस में है? ये लिखा है एक प्रकार से लिपि में। कौन सी लिपि में? नागरी, यानी देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप, ठीक है, उसका क्या नाम है? ब्राह्मी लिपि, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। वह हिंदी जिसका व्यवहार वाणिज्यिक पत्राचार में, व्यापार में, योग संगीत में, चिकित्सा में, रसायन शास्त्र, इन सभी क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, उसी हिंदी को क्या कहते हैं? उसी हिंदी को कार्यालयी हिंदी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्यालयी हिंदी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। बढ़िया प्रश्न है। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं पिछले वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो भारतीय संविधान का जो भाग 17 है, उस भाग 17 में एक प्रकार से हिंदी भाषा के बारे में कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी? ऑफिशियल राजभाषा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज। तो राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी। और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। ये किस अनुच्छेद में लिखा है अगर ये पूछता, तो अनुच्छेद है आपका 343, ठीक है। 343 का जो पहला खंड है उसमें लिखा हुआ है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक जो है, ये भारतीय संविधान का भाग 17 होता है, जिसमें जो है भारत की विभिन्न भाषाओं के बारे में जानकारी दी गई है। क्लियर? आगे बढ़िए। चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कार्यालयी हिंदी का स्वरूप नहीं है। स्वरूप नहीं है पूछा गया है, बढ़िया प्रश्न है ये। बताएं, कार्यालयी हिंदी का स्वरूप क्या नहीं है? बताएं। संप्रेषणीयता, औपचारिकता, या अभिधार्थ स्वीकार्यता, या संदिग्धता? फटाफट से आप बताएंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संदिग्धता जो है इसका स्वरूप नहीं है। औपचारिकता, संप्रेषणीयता और अभिधार्थ स्वीकार्यता। अभिधार्थ मतलब होता है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं, जिनमें जो अभिधा शब्द शक्ति होती है, कार्यालयी हिंदी में अभिधात्मक शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। इसका मतलब ये होता है, अभिधा शब्द शक्ति का मतलब होता है जैसे कि इसमें मुहावरेदार भाषाओं का प्रयोग नहीं होगा, पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग होगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा जिनका अर्थ एक निकले, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जिसका अर्थ या जिसको पढ़ने के बाद में मति भ्रम ना हो या अर्थ भ्रम ना हो,
ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को ना? यानी ऐसे शब्द को नहीं रखा जाता जिसको पढ़ने के बाद में पाठक कन्फ्यूज़ हो जाए कि इसका क्या अर्थ लगाएँ हम। ठीक है? यानी काव्य वाली भाषा का प्रयोग इसमें नहीं करना होता है। इसमें पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करना होता है जिसका अर्थ फिक्स होता है कि भई इसका अर्थ यही होता है, इसके अलावा इसका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है? तो कार्यालयी हिंदी का स्वरूप नहीं है अभिधार्थ स्वीकार्यता, बिल्कुल अभिधार्थ स्वीकार्यता ये कार्यालयी हिंदी का स्वरूप है। संप्रेषणीयता यानी संप्रेषणीयता ये भी है। औपचारिकता यानी कि एक प्रकार से इसमें विशिष्ट शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, यानी जो आम बोलचाल की भाषा होती है उसका प्रयोग नहीं होता है, इसमें एक विशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से ये तीनों होते हैं। संदिग्धता जो है ये कार्यालयी हिंदी का स्वरूप नहीं, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में कार्यालयी हिंदी के क्षेत्राधिकारी के संबंध में राजभाषा नियम कब पूरी तरह से स्पष्ट किया गया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में कार्यालयी हिंदी के क्षेत्राधिकारी के संबंध में राजभाषा नियम कब पूरी तरह से स्पष्ट किया गया? तो ये पूरी तरह से कब स्पष्ट किया गया भैया? ऑप्शन नंबर इसका डी 1952 में। तो प्रश्न क्या पूछा गया है? राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में कार्यालयी हिंदी के क्षेत्राधिकारी के संबंध में राजभाषा नियम कब पूरी तरह से स्पष्ट किया गया? तो 1976 का अधिनियम आया था, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपका ये ए हो सकता है। वैसे कि 1949 में ही एक प्रकार से हिंदी दिवस के रूप में एक प्रकार से घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा संवैधानिक कार्यों के लिए या प्रावधानों में कार्यालयी हिंदी का क्षेत्राधिकारी, तो इसका ए करेक्ट आंसर होगा 1976 और 75, यानी 1975-76। अगला प्रश्न छठा नंबर, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु सरकार के दायित्वों का उल्लेख किया मतलब किस अनुच्छेद में है? बताएं। हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु सरकार के दायित्वों का उल्लेख जो किया गया है अनुच्छेद 351 में किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, राजभाषा का सही अर्थ क्या है? राजभाषा का सही अर्थ होता है सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है उसी का संबंध होता है राजभाषा से, ऑफिशियल लैंग्वेज से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाए। कार्यालय हिंदी जानते क्या होती है? कार्यालय विशेष में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होती है कार्यालयी हिंदी कहते हैं उसको। ठीक है, यानी जैसे कि एक सरकारी कार्यालय से दूसरी सरकारी कार्यालय में अगर कोई पत्र लिखना हुआ तो उसके लिए जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं वो कार्यालयी हिंदी कहलाती है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न, आप देखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 344 के फर्स्ट के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया? तो राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया था ये 1955 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। 7 जून को एक प्रकार से राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में। ठीक है, बाल गंगाधर खेर इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न 9वां नंबर, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका प्रयोग हुआ था गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में, जो कि 7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सर्वश्रेष्ठ, सुंदर और वैज्ञानिक है? बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सर्वश्रेष्ठ, सुंदर और वैज्ञानिक है? वो लिपि है देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11वां नंबर देखेंगे, नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? नागरी प्रचारणी सभा के जो प्रथम सभापति थे वो थे राधा कृष्ण दास जी। कब नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी? 16 जुलाई को की गई थी। भाई कब की गई थी? 16 जुलाई 1893 में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 12 नंबर, हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था? हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक है, इसके महामंत्री थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, और हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष की अगर बात किया है तो पहले अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। तो संस्थापक पूछा गया, संस्थापना तो मदन मोहन मालवीय और पुरुषोत्तम दास टंडन दोनों ने मिलकर के करी थी। तो इसका आप बी भी लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन में आप एक कर लीजिएगा ए और बी दोनों। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है, वह हिंदी जिसका व्यवहार वाणिज्यिक पत्राचार, व्यापार, योग, संगीत, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी हिंदी जिसका प्रयोग व्यवहार, पत्राचार, व्यापार इस सब में करते हैं उसी को कार्यालयी हिंदी कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न रिपीटेड है। अगला प्रश्न, यदि कार्यालय हिंदी की प्रवृत्ति की जांच करें तो हम पाते हैं कि कार्यालय हिंदी का एक विशिष्ट रूप विकसित हो गया है। यह कथन किसका है? यह कथन चतुर्भुज सहाय जी का है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
आगे देखेंगे ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ठीक है? तो मैंने सोचा कि ऐसे प्रश्न जो कि यूनिट वाइज़ जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूँ, ठीक है? तो ये प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इनको आप याद कर लीजिएगा। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएँगे। प्रश्न है, कार्यालयीय हिंदी की विशेषता है। कार्यालयीय हिंदी की क्या विशेषता है? देखिए, निर्वैयक्तिकता, तथ्यों में स्वपूर्णता और स्पष्टता और असंदिग्धता, ये कार्यालयीय हिंदी की विशेषताएँ हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कार्यालयीय हिंदी में शब्दों का केवल अ, डैश ही स्वीकार किया जाता है। कार्यालयीय हिंदी में शब्दों का केवल क्या प्रयोग करते हैं? अभिधार्थ, यानी अभिधा लक्षणा व्यंजना मैंने आपको बताया नहीं था, तो अभिधार्थ यानी कि जो कहा जाए उसी मतलब उसका वही अर्थ होगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कई बार प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, साधारण बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसका क्या रूप होता है? साधारण बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो होता है अनौपचारिक रूप भाषा का, बी ऑप्शन। 18 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद में कहा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति का गठन किया जाएगा? तो ये अनुच्छेद 344 में कही गई है, ठीक है, कि राजभाषा आयोग का और मतलब राजभाषा आयोग और समिति का गठन किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। 344 अनुच्छेद में कहा गया है। अगला प्रश्न 19 नंबर, संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में से कौन सी भाषा नहीं है? बताएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है? तो देखिए, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये 18 भाषाओं में से शामिल है, जबकि 18 में 4 भाषाएं और जोड़ी गई हैं, जिसका नाम है बोडोमास। बोडोमास आप लोग जानते होंगे, बोडोमास। बोडोमास की अगर बात करें तो बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली, ठीक है, ये 4 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं, तो 18 भाषाओं में मैथिली नहीं शामिल है, ठीक है। और ये नमक इससे पहले शामिल हुई थी, ठीक है। नमक की अगर बात की तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ना, मा, का, यानी इसका ना, इसका मा, इसका का, इससे पहले शामिल हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, मैथिली। आगे देखेंगे, 22 भाषा कुल मिलाकर के शामिल हैं 8वीं अनुसूची में, ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी का प्राचीनतम रूप है। आधुनिक देवनागरी का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 21 नंबर, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे? बताएं। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे? उनका नाम था रेवरेंड हैरिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, परीक्षा की दृष्टि से आपके, आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, यानी कि अगली वीडियो जो आपकी आएगी यूनिट नंबर 2 की होगी, जिसमें हम और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। और आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, तो ये इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आपसे और भी प्रश्न आपसे पूछे, जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन एक प्रकार से इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1910 में की गई थी, ठीक है। ये सब प्रश्न आपसे पूछेगा। इकाई नंबर 2 की अगर बात की तो उसमें हम चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। आपको बता दूं कि आप यूनिट नंबर 1 का आपके क्या नाम है? यूनिट नंबर 1 में आप लोगों ने कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य और क्षेत्र से बनने वाले प्रश्नों को देखा। यूनिट नंबर 2 में आप देखेंगे कार्यालयीय हिंदी में प्रयुक्त परिभाषित शब्दावलियों से बनने वाले प्रश्न, ठीक है। तो परिभाषित शब्दावलियों से बनने वाले प्रश्नों को यूनिट 2 में देखेंगे। यूनिट 3 में हम लोग कार्यालयीय हिंदी में पत्राचार जो होता है, जैसे आवेदन पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, विज्ञापन, निविदा, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति, इनसे बनने वाले प्रश्नों को। फिर उसके बाद में यूनिट नंबर 4 में हम लोग प्रारूपण, टिप्पण, पल्लवन, प्रतिवेदन, संक्षेपण, इनसे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो यूनिट 4 आपका ये हो गया। इसके बाद में यूनिट 5 में हम हिंदी भाषा और कंप्यूटर से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे, उसके विकास से। यूनिट 6 में हम हिंदी मतलब हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के बारे में देखेंगे, जैसे कि इंटरनेट, ईमेल, ये सब क्या है, हिंदी में वेबसाइटें जो हैं वो सब, वहाँ सबसे प्रश्न आते हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा और ई शिक्षण के बारे में देखेंगे। और इकाई नंबर 8 में हम लोग हिंदी में एक प्रकार से जो टाइपिंग वगैरह होती है, हिंदी में शोध होते हैं, शोध के चरण जो होते हैं, उन सभी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से विस्तार से हर एक चीज़ के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो 8 यूनिट होगी उसको हम समझ लेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ हर एक चीज़ को आपको बताने का प्रयास रहेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके से आपका एक प्रकार से 8 वीडियो आ जाएंगी। देखिए, यूनिट 1
का एमसीक्यू वैसे है तो वहाँ पर लिखा मिलेगा आपको यूनिट 2, फिर तीसरी वीडियो में यूनिट 3, चौथी में यूनिट 4 ऐसे मिलेगा, ठीक है? और ऐसे ही प्रश्नों को मैं चर्चा करता रहूँगा। तो क्या यह श्रृंखला अच्छी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।